मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों से मिल करके, क्योंकि आप लोग हमारे भविष्य हैं। और मैं OTS में प्रोफेसर रहा हूँ 25 साल तक, और मैंने सभी RAS IAS को ट्रेनिंग दी है, और आप जैसे लोग वापस वहाँ आएंगे तो वहाँ हम आपको फिर मिलेंगे। मैं कुछ बड़ी सामान्य बातें कहने जा रहा हूँ, परंतु गांधी जी ने कहा था ज्ञान दो तरह का होता है, सच्चा ज्ञान और नया ज्ञान। पहले तो बता दूं मैं बैठा हुआ क्यों, क्योंकि सत्संग में बैठा ही जाता है, फिर खड़े होकर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें डिस्टेंस हो जाता है अपने बीच में। तो गांधी जी ने कहा था ज्ञान दो तरह का होता है, सच्चा ज्ञान और नया ज्ञान। वो कहते हैं कि नया तो बहुत ही कम होता है, पर सच्चे को दोहराना चाहिए बार बार, तो मैं बस दोहराने ही आया हूँ। पहली बात तो ये है कि ये इंटरव्यू क्यों, रिटन एग्ज़ाम से क्यों नहीं हो जाता हमारा सिलेक्शन? क्योंकि रिटन एग्ज़ाम से मालूम नहीं पड़ता एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का। हम देखना चाहते हैं कि आप में सोचने की शक्ति कैसी है, बोलने की शक्ति कैसी है, समझने की शक्ति कैसी है, क्या आपके विचार संतुलित हैं या आप एक्सट्रीम में चले जाते हैं, अतिरंजन में। क्या आप डिसएग्री कर सकते हैं शिष्टाचार से, क्या अपनी बात को मनवा सकते हैं, दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं, और यदि कोई गलती हो जाए तो क्या मान सकते हैं, यदि कुछ ना आता हो तो कह सकते हैं कि सब नहीं आता। आपकी ईमानदारी कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके शौक़ कैसे हैं, आपकी उमंगें कैसी हैं, उत्साह कैसा है, आपकी आशाएं कैसी हैं, आकांक्षाएं कैसी हैं, अपेक्षाएं क्या हैं जीवन में। आप अच्छे अफसर बन के करेंगे क्या? आप धन कमाने के लिए जा रहे हैं, या आप यश कमाने के लिए जा रहे हैं, या आप शक्ति पाने के लिए जा रहे हैं, या समाज में नाम कमाने के लिए जा रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है, ये तो इंटरव्यू से ही मालूम पड़ेगा। पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो, ये तो उन लोगों का ऑब्जेक्टिव है जो कि इंटरव्यू में बैठेंगे। आपका इंटरव्यू लेंगे 4 लोग, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, नहीं कि मैं जॉब मिल जाए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भगवान से जब प्रार्थना करो, जॉब के लिए मत करना कि भगवान नौकरी दिला दो, मैं कुछ फिर ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगी और अच्छा काम करूँगी, सेवा करूँगी, आपको विश्वास दिलाती हूँ। ना 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 ना, भगवान कहेगा सभी ने इतनी प्रार्थनाएं कर ली, मैं किस किस की मानूंगा? तुम और कुछ बताओ जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जॉब में अगर मान लो सीटें कम हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ईश्वर बोलता है, वो प्रतियोगिता तो रहेगी, और सब मेरे बच्चे हैं। और कुछ मांगो तो आपको पता क्या मांगना चाहिए? हे ईश्वर, मेरा ये इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए, मैं दक्ष रहूं, मैं प्रवीण रहूं, मैं कुशल रहूं, मैं क्षमतावान रहूं, मैं सभी सवालों का जवाब ठीक तरह से देने की कोशिश करूं, मैं मेरी ज़िंदगी का बेस्ट इंटरव्यू हो जाए, बस ये आपके ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये जो बात है ना कि आप इसको जोड़ लेते हैं नौकरी से, नौकरी मिलेगी ही, जॉब मिलेगा ही, इससे इंटरव्यू गड़बड़ा जाता है। You should have only one objective, that is to perform very well in the interview. आज कुछ मैं टिप्स दूंगा आपको, शायद उससे आपको फ़ायदा हो। जैसे आप सब कुछ जानते ही हैं, कितने लोग पहले इंटरव्यू जा चुके हैं, हाथ खड़ा करें। कम ही है, खैर कोई बात नहीं, जो नए जा रहे हैं इसको फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंटरव्यू अपने आप में एक चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है टू शो एज टू व्हाट यू आर। साक्षात्कार का अर्थ है अपने आप से साक्षात्कार। आप अपने आप से मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हो जो बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, तो अपने आप से बात करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉकिंग टू योर सेल्फ, नोइंग योर सेल्फ। जो आदमी अपनी कंपनी को पसंद करता है, मान लीजिए मुझे निर्मल गलोसा बहुत अच्छे लगते हैं, लगते भी हैं, और मैं इनकी कंपनी में आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, निर्मल जी आपने जोधपुर बुलाया, आपके साथ बैठ कर अच्छा लगा। इस वक्त निर्मल गहलोत के व्यक्तित्व में एक ऐसा चमत्कार है कि जिसके पास आने के बाद मुझे अच्छा लगता है। तो फिर निर्मल गहलोत अपने आप भी खुश क्यों नहीं रह सकते? उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है। ऐसे बनो। अकेलापन ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। हर वक्त अपने आनंद के लिए, खुशियों के लिए, उत्साह के लिए, मनोबल के लिए, अभिप्रेरणा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जगह केवल खुद और खुदा पर निर्भर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को अपने बस में करने की चेष्टा करो, और इंटरव्यू में ज़िंदगी को बस में करना ही सबसे बड़ा एक उद्देश्य है।
सो यू प्रिपेयर वेल। इसका इतना फ़ायदा होता है कि इंटरव्यू से पहले आदमी खूब पढ़ता है। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू में ज़्यादा मुश्किल क्या है? इंटरव्यू। क्यों? रिटन एग्ज़ाम में तो आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, सोचने का भी मिलता है, चॉइसेस भी मिलती हैं, एकदम करना ज़रूरी नहीं है। इंटरव्यू में तो कोई चांस ही नहीं है, तुरंत जवाब दो, नहीं तो आउट। उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज मैं ये बताऊंगा ऐसा करें कि आप मान लो ऐसी दिक्कत हो जाए तो इंटरव्यू में खूब पढ़ना पड़ता है और एग्ज़ाम के लिए आप सिलेक्ट स्टडी भी कर सकते हैं। खैर अब तो सिलेक्ट स्टडी करना भी IAS के लिए मुश्किल हो गया है। सो यू ग्रो अप। इंटरव्यू हेल्प्स यू टू ग्रो अप। अपने विकास का, आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर जो लोग इंटरव्यू के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है बड़े भाग्यशाली हैं और साथ ही बधाई के भी पात्र हैं। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस हॉल में और इंटरव्यू देने जाने के लिए जो लोग हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनके बराबर के कई दोस्त अच्छे थे, वो क्यों नहीं आए? डेस्टिनी, भाग्य, और कुछ नहीं। आपके बराबर, कई बार तो आपसे ज़्यादा अच्छे विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। अच्छा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि अवसर आपको मिल रहा है। यू शुड बी वेरी हैप्पी। आइए हम देखें कि इंटरव्यू के एक हफ्ते से पहले क्या करें। जिसका एक हफ्ते पहले इंटरव्यू है वो जितने हो सके मॉक इंटरव्यू करें 3-4 साथियों के साथ। कि आप मॉक इंटरव्यू जितने कर सकते हो आपस में करो, 15-20 मिनट के। 4 बच्चे बैठ जाएं, 3 बैठ जाएं, 2 ही बैठ जाएं, नहीं तो छोटी बहन को ही बिठा लो तो सवाल पूछिए। मतलब ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे बोलने की उतना फ़ायदा तो होता ही है। दूसरी बात है कि जितना रिवाइज़ कर सकते हो अपने पेपर्स को और अपने MA या BA या BCom लास्ट डिग्री जो है उसको रिवाइज़ कर लो। माना कि उस पर सवाल पूछना उनके लिए आवश्यक नहीं है बोर्ड के लिए, पर यदि पूछ लिया और जवाब ना दे पाए तो फिर बड़ा बुरा सा लगेगा। मान लो आपने MSc केमिस्ट्री में किया है, पर केमिस्ट्री के सारे सवाल तो आपको याद नहीं होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नए जो हैं मान लीजिए नई रिसर्चेज, तो आप कह सकते हैं साहब मैंने किया है, 3 साल पहले MSc की है, पर साहब मुख्य रूप से मुझे ये केमिस्ट्री में 5 टॉपिक तैयार हैं, उनको बता दो। फिर उसी को पूछेंगे, उसको रिवाइज़ कर लो। इसके अलावा ये करो कि पॉजिटिव थिंकिंग से अपने आप को ठीक करो। पॉजिटिव, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम फाइन, आई विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन द इंटरव्यू, आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो आत्मविश्वास बढ़ता है जब अपने बारे में अच्छे विचार रखते हैं। तो अपने बारे में अच्छे विचार रखना धर्म है। अपने आप को हीन और निकृष्ट मानना अधर्म है। यदि मैं अपना सम्मान करता हूं तो अपने निर्माता ईश्वर का सम्मान कर रहा हूं। और यदि मैं मानता हूं कि मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, इंटरव्यू में कैसे करूँगा, मैं थर थराऊँगा, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, तो ईश्वर का अपमान है, आपका नहीं है। द क्रिएटर ऑफ माइंड हैज़ कॉन्फिडेंस इन मी and therefore I must prove that his confidence is absolutely well placed. So this is an opportunity for me to prove to the world and to myself and to my God that I am good. मेरा आत्मविश्वास निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि मैंने अपने बारे में अच्छे विचार रखे हैं और इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी किताब पढ़नी चाहिए कोई ना कोई। मुझे मालूम पड़ा है कि आपने ये किताब मिली है। हाँ, ये मेरी लिखी हुई है। इसका इंटरव्यू से क्या ताल्लुक़ है? मैं तो समझता था नहीं है, मुझे पता ही नहीं था, पर एक घटना ऐसी घटी जिसने कि मुझे इस किताब के लिए बड़ा सम्मान पैदा कर दिया। भास्कर में एक उड़ान निकला था, उसमें लिखा था आर्टिकल में, उनको इकट्ठा किया, बदला, चेंज किया, ऐड किया, 2-4 आर्टिकल 5 और डाले और ये किताब निकाल दी। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस किताब की इतनी सक्सेस होगी। आज से कई वर्ष पूर्व मेरे जनता कॉलोनी जयपुर की एक पड़ोसन लड़की, जो गरीब माँ बाप की लड़की, जिनके घर में कूलर तक नहीं, पंखा नहीं, उस परिवार की लड़की ने हिम्मत करके, मेहनत करके BDS किया, टॉप कर गई। बहुत मेहनती। वो 8th क्लास में 2nd रैंक आई थी उसकी बोर्ड में। एक दिन कहती है, अंकल मैंने पब्लिक एड का मैंने एग्ज़ाम किया है, प्रीलिम पास कर लिया IAS का। मैंने किस सब्जेक्ट में किया है? कि आपके सब्जेक्ट में।
मैं तुमने उस बात ही नहीं करी कि नहीं मुझे आप कहते अभी नहीं तैयारी करके देना, तो मुझे आपसे डर लग रहा था और अब तो मैं पास हो गई हूँ ना, अब आप मुझे मदद दे दीजिए। तो फिर मैंने सर्टन से उसको गाइड किया जो कर सकते थे, और बाद में वो रिटर्न में पास हो गई। जब वो मेरे पास आई तो वो बोल नहीं सकती थी, 4 शब्दों का वाक्य नहीं बना पा रही थी इंग्लिश में। हिंदी मीडियम की लड़की, इंग्लिश तो सवाल ही नहीं है, हिंदी में भी थर काम थी, छोटा सा जवाब दे देती। अगर उनसे पूछा जाता कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप वो क्या क्या कहती हैं, तो उनका जवाब इस तरह से होता, सर डीमोनेटाइजेशन से काफ़ी काला बाजारी रुकी है, बस रुक जाएंगी वहीं। तो उनको सिखाना पड़ा, देखो विश्लेषण ऐसे करते हैं, जवाब ऐसे देते हैं। मॉक इंटरव्यू लिए, मेरे पास आ, मेरी बेटी की तरह से तो है ना। इंटरव्यू से ठीक 3 दिन पहले उसे रात को मुझे फ़ोन किया, अंकल मैं डरी हुई हूँ, 2 दिन बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मैं कल जा रही हूँ और मैं पता नहीं दे पाऊँगी कि नहीं एग्ज़ाम, अच्छी तरह से इंटरव्यू दे पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने कहा बेटी चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास किताब है ना मेरी विजयी व्यक्तित्व, ही है, उसको पढ़ डालो, आज रात तक पढ़ डालो। सवेरे फ़ोन आया उसका 8 बजे, अंकल रात को 2 बजे तक मैंने पढ़ा और कहा कि अंकल मैं दे दूँगी इंटरव्यू। अच्छा, मुझे जोश आ गया है। मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कह रही थी ना, मेरे मन में ख्याल आया, मैं कहा नहीं ऐसी लड़की है ही नहीं। उसका इंटरव्यू हुआ, मैंने उसको एक तो सवाल ज़रूर बताया कि तुमसे ये पूछ सकते हैं। मैंने कहा देखो एक बात का ध्यान रखो, तुमसे ये पूछेंगे कि तुमने BDS किया है डेंटल सर्जरी, उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ताल्लुक, तो तुम ये जवाब देना कि साहब जिस तरह से दांत में एक में कीड़ा लग जाता है और बाकी सब में लग जाता है, और माइक्रो सर्जरी से RCT से उसको ठीक करना पड़ता है, उसलिए प्रशासन में यदि करप्शन हो या कहीं पर कमी हो तो वो दूसरे लोग भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए हमें उनको रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और उनकी चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारा आदर्श कौन है। मैंने कहा विवेकानंद कहना। विवेकानंद की छोटी सी किताब मैंने उसको पढ़ने की दे दी, शक्तिदायी विचार, और विवेकानंद का सवाल आ गया और उससे ये भी सवाल पूछ लिया गया कि BDS हो तुम्हें कैसे IAS में क्या तुम्हारा लाभ होगा। मैंने कहा एक सवाल तुमसे और पूछ सकते हैं, चांस की बात है कि जो मैंने बताया 35 सवाल पूछे गए उससे, और 3 ये रिपीट हो गए जो मैंने कहे। तुमसे पूछ सकते हैं कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो तुम क्या करोगी, कह देना सर अगले साल आपके बोर्ड में फिर आऊँगी। UPSC बोर्ड मत कहना, आपके बोर्ड में फिर आऊँगी। चांस की बात है, उससे पूछ लिए गए ये सवाल। माय डियर चिल्ड्रन, 300 नंबर का पेपर होता था इंटरव्यू का, उसके 225 आए, 225, 75%, हाईएस्ट इन द कंट्री। तब से मुझे इस किताब के प्रति श्रद्धा हो गई कि है कुछ इसमें, क्योंकि इसमें मेरे विचार तो नहीं है ना, मैं तो एक माली हूँ। फूलों की खुशबू माली की खुशबू थोड़ी होती है। अंजस से गार्डनर, ये बुके जो बनाया है मैंने इकट्ठा करके बनाया है, और इसके पीछे भी इतिहास हमारे परिवार का ही है कि हमारे फादर को पढ़ने का बहुत शौक़ था, किताबें ही किताबें आती रहती थी और हम सब बच्चे पढ़ते थे, उसका फल है। मान लीजिए मैं निराश हो जाता हूँ, मैं अच्छा इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो मैं अपने आप को कहूँगा नहीं तुम्हारा, मान लो मेरा नाम अर्चना है, अर्चना नहीं तुम अच्छा करोगी, तुम इंटेलिजेंट हो, याद करो तुम फर्स्ट डिवीज़न लाई थी, याद करो तुम्हें वो इनाम मिला था, याद करो तुम पढ़ाई में अच्छी थी, याद करो तुम ये बोली थी, याद करो तुम्हें डिबेट बोली थी, याद करो तुमने गाना गाया था, यू आर गुड अर्चना, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, यू विल डू वेरी वेल, टॉक टू योर सेल्फ, आंखें बंद करके। इसको ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। आइए आपको उदाहरण दूँ। एक बार जयपुर की एक मंडी में मैं फल लेने के लिए गया, तो वहाँ देखा कि एक सब्ज़ी वाली फल वाले की दुकान पर एक लेडी, मारवाड़ी बेचारी लेडी, गरीबी में थोड़े से फल लेके बैठी हुई थी, और एक नौजवान आदमी पढ़ा लिखा, उन दोनों के बीच में बहस चल रही थी। किसके जो बाट हैं वो मॉडर्न नहीं है, पुराने हैं, लड़ाई हो रही थी दोनों में। तो लड़ाई जब होती है सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा मनोरंजन होता है लड़ाई देख करके। तो मैं भी वहाँ पहुँचा और लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। दुकानदार आ गए जिसकी मदद के लिए औरत के, इधर कुछ लोग खड़े हो गए, तमाशबीन थे। एक आदमी खड़ा हुआ था जो मुझे लग रहा था इसका लड़के का फादर है जो लड़ाई कर रहा है। बोला बनवारी लाल शांत हो जाओ, बनवारी लाल शांत हो जाओ, बनवारी लाल शांत हो जाओ, धीरे धीरे बोल रहा है, बनवारी लाल शांत हो जाओ। मैंने कहा आपके बेटे का नाम बनवारी लाल है? कहते नहीं मेरा नाम बनवारी लाल है।
मैं अपने आप को कह रहा हूँ शांत हो जाओ। अगर मैं शांत नहीं होऊंगा उसको क्या कहूँगा, इनसे क्या फ़ायदा होगा, क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ बेटे आपने कोई लड़ाई नहीं करनी, चलो। और बेटा चल दिया। मैंने कहा ये तो ऑटो सजेशन है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा साइको साइबरनेटिक्स है ये। कहते आपने पढ़ी है साइको साइबरनेटिक्स? मैंने कहा हाँ पढ़ी है, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ, मैक्सवेल मार्स की किताब का नाम है। तो कहते हैं मैं जब भी इस प्रकार के संघर्ष होता है, परेशानी, जैसे अपनी वाइफ से बहस कर रहा हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ बनवारी लाल जीत तो उसी की होनी है, चुप हो जा। फिर मान लो मेरी बॉस से बहस हो रही है तो मैं कहता हूँ बनवारी लाल CR ये लिखेगा, तू तो लिखेगा नहीं, चुप हो जा। तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता है इससे, ऑटो सजेशन से। अतः जितना हो सके, इंटरव्यू से पहले की बात बता रहा हूँ अभी, तो प्राणायाम अवश्य करो 2 बार, ज़बरदस्त विचारों पे कंट्रोल हो। मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन भी होता है, विश्वास भी होता है। कोई एक मंत्र पे मेडिटेशन करते हैं, तो मंत्र चुन लो, चाहे ओम नमो शिवाय हो, चाहे गणेशाय नमः हो, चाहे ओम भवा सभा हो, कोई भी चीज़ ले लो। 5 मिनट उस पर फोकस करो, ध्यान इधर जाता है उधर जाता है परवाही मत करो। सवेरे 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। और अच्छी किताबें पढ़ने, सोने से पहले अच्छी किताब पढ़िए, वॉकिंग करिए, और ड्राई फ्रूट्स खाइए, बादाम खाइए भिगो करके। अखरोट और बादाम रात को भिगो कर खाने चाहिए, 5 बादाम और कुछ अखरोट। और फल खाइए, एक बनाना ज़रूर खाइए। ज़्यादा भारी चीज़ें मत खाइए, मसाले की चीज़ें मत खाइए। ये सब का इंटरव्यू में डायरेक्ट ताल्लुक़ है। और वॉकिंग पे जाना बहुत ही अच्छा रहता है। जिस दिन इंटरव्यूज़ के एक दिन पहले क्या करें, जल्दी सो जाओ, ज़्यादा मत पढ़ो, हो गया जो होना था, पूरी नींद लो और सवेरे उठो। और उसके बाद वही अपना रूटीन नॉर्मल करो। एक्सरसाइज करते हो तो वो भी कर लो, वॉकिंग करते हो वो भी कर लो, डिपेंडिंग ऑन टाइम अवेलेबल, ठीक है। और प्रेयर करो और ईश्वर से कहना, ईश्वर मुझे आज शक्ति देना, चिंतन की शक्ति देना, वाणी की शक्ति देना और विवेक की शक्ति देना। हे सरस्वती माँ मेरी ज़बान पर बैठ जाना। हे हनुमान जी आपका साहस मुझ में भी आए। जिसको भी मानते हो भाई, भगवान से जो मांगोगे मिलेगा ना। मत मांगना कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन तो आपका रिटर्न के ऊपर ही काफ़ी हो गया, ये तो एडिशनल है, आइसिंग ऑन द केक। कितने नंबर का होता है इंटरव्यू? हैं 100 का ही है क्या? तो फिर चिंता ही नहीं है। समय से पहले पहुंच जाओ, घबराहट में जल्दी नहीं, देरी से नहीं पहुंचना। और जो वेन्यू है जहाँ पर इंटरव्यू है उसको पहले से एक बार देख लो, उसको ढूंढ रहे हैं और 2 सीटर, वैसे दिक्कत ही नहीं होती। अजमेर में सबको पता है RPFC कहाँ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जल्दी जल्दी नहीं करो, रश कर रहे हैं। अब इंटरव्यू शुरू हो गया आपका, बाकी का हो गया, अब आपका नंबर आने वाला है। घबराहट नहीं, क्या पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, फ़ायदा क्या है? आपसे तो पूछेंगे नहीं वो। शांत बैठे रहो, सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति की तरह से भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए। जो पढ़ना थोड़ा पढ़ लो, पर कोई फ़ायदा नहीं उस वक्त पढ़ने का। ये पूछेगा, ये पूछे, कुछ नहीं, शांति से आंखें बंद करके कल्पना करो कि आपका इंटरव्यू अच्छा होने जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और मेरे से जो सवाल पूछ रहे हैं 4 मेंबर, मैं बड़ी शांति से, धैर्य से उनका उत्तर दे रही हूँ। तस्वीर बनाओ उस वक़्त जब जा रहे हो इंटरव्यू से पहले। पढ़ो मत कुछ, डिस्कस नहीं करो उस वक्त लोगों से, पानी पी लो, वॉशरूम हो आओ। और ऐसा मानकर चलो कि ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है। अगर पहले दिया भी है तो भूल जाओ पुराने इंटरव्यूज़ को। श्रीदेवी एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, पहले भी थी। मैं जब सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में टॉप एक्ट्रेसेस कौन थी, पहली सुरैया थी, फिर नरगिस आई, मधुबाला आई, मीना कुमारी आई, और फिर काफ़ी मात्रा में हेमा मालिनी ने स्थान लिया 10 साल तक। रेखा आई, ऐश्वर्या राय आई, उसके पहले बीच में जो आई वो श्रीदेवी थी, और उसके बाद माधुरी आई। श्रीदेवी कहती है एक इंटरव्यू में, मुझे इतने साल हो गए, मैंने इतनी फिल्में की हैं कि जब मैं किसी फिल्म की शूटिंग करती हूँ
तो सोचती हूं कि मेरी पहली फिल्म का पहला दिन है शूटिंग का। आई डोंट थिंक दैट आई एम एक्सपीरियंस्ड और एन ओल्ड एक्ट्रेस, एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस। मेरा उत्साह मेरे काम के प्रति उतना ही होना चाहिए जो मेरी पहली फिल्म में फर्स्ट डे था, होना भी चाहिए। अब मैं ये आपको जैसे मैं तैयार करके लाया, पता हुआ क्या कि मेरे कार्ड्स हैं, मैं 3x5 कार्ड्स पे नोट्स बनाता हूँ। कल दोपहर को चला 2 बजे जयपुर से, तो सब कुछ तैयारी लिस्ट है मेरे पास, क्या क्या काम करना है, क्या लेके जाना है। तो टूथपेस्ट ही आदमी भूल जाए, वो कार्ड सारे के सारे जयपुर रहे। बाई चांस मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया रात को, मैंने कहा वो कार्ड्स ले आओ। उसे सारे कार्ड्स में पॉइंट्स बोले, मैंने वो छोटी छोटी स्लिप्स में लिखता चला गया और वो बन गए। पर मैंने तैयारी की आपके लिए, जोधपुर आने के बाद ही मैंने 4 घंटे आपके लिए तैयारी की। मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, अभी भी 1.5 घंटे तक बिना इन कार्ड्स को देखे बोल सकता हूँ। आई कैन, बिकॉज मैंने इस विषय पर बहुत बोला है। बट मैंने कहा मान लो एक पॉइंट भी महत्वपूर्ण रह गया बच्चों के लिए, मुझे दुख होगा। तो हर चीज़ को तैयारी करके जाओ। खैर, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी और चीज़ें। नए कपड़े नहीं पहनने हैं उस दिन। दूसरा, नए जूते नहीं पहनने हैं उस दिन। साड़ी और सलवार में कोई फर्क नहीं है। कपड़े वो पहनना, यदि आप अफसर बनेंगे तो वो पहनेंगे आप। जो कपड़े आप अफसर बन के पहनेंगे वैसे कपड़े पहनना। अच्छा, जीन्स नहीं पहनेंगे, स्कर्ट्स नहीं पहनेंगे, चप्पलें नहीं पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, सैंडल्स पहनेंगे, मेकअप नहीं करेंगे। मेकअप ऐसा करेंगे पता ही ना चले किसी को। और यदि आप टाई लगाते हैं, आपको आदत है तो लगाइए। गहरे कपड़े नहीं पहनने रंग के, हल्के कपड़े पहनने हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं। लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट ब्लू शर्ट्स, डार्क पैंट, बेल्ट, शर्ट। और जेब भरी हुई नहीं रहनी चाहिए। एक पैंट ठीक है, अभी मेरी तो भरी हुई है, मुझे पता है, डजंट मैटर, बिकॉज मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा। किंतु गर्ल्स को भी इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि साड़ी, हाँ साड़ी से थोड़ी सी ग्रेस तो आती है, पर वाइट नहीं पहननी। वाइट कमीज़ बॉयज़ भी नहीं पहने और वाइट साड़ी लड़कियां भी नहीं पहने। और वाइट ना, अनलेस आप ऐश्वर्या राय की तरह से गोरे हैं या गोरी हैं, दिक्कत है। वाइट मत पहनो, कॉन्ट्रास्ट सा हो जाता है। और वाइट कलर भी ठीक है, अच्छा है, बाद में पहनते रहना, अभी नहीं पहनना है, ठीक है। और टी शर्ट नहीं पहननी, ज्वेलरी नहीं पहननी है। अगर लड़कियां शादीशुदा हैं, मंगलसूत्र पहन लें। और जब आप प्रवेश करते हैं कमरे में इंटरव्यू के, तो मीडियम पेस से जाइए, तेज़ी से मत जाइए टेबल की तरफ, धीरे धीरे जाइए, बहुत धीरे भी नहीं, जैसे आपकी चाल है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आप नेचुरल बने रहिए, जो हैं वैसे ही रहिए। नकाब मत पहनो, नकल मत करो, आर्टिफिशियल मत बनो, जो हो सो अच्छे हो। जैसा चेहरा है अच्छा है, इस पर कोई नंबर नहीं मिलते। हाँ, ख़राब ड्रेस पहनने से, शेव ना करने से या जीन्स पहनने से नंबर कट जाएंगे, पर तो नॉर्मल जैसे रहते हैं उसके तो बड़े नंबर नहीं मिलते हैं, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी डिसेंट इन द इंटरव्यू। जब प्रवेश करें धीरे धीरे करें। चेयरमैन को पहले विश करो, नमस्कार सर। और मान लीजिए आप प्रवेश किया है आपने और ये बोर्ड बैठा है, सर नमस्कार। और बाकी मेंबर्स को भी ऐसे थोड़ा करके कर सकते हैं, एक एक करके। पर नमस्कार इज़ द बेस्ट, थोड़ा सा झुके, ज़्यादा ना झुके। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून में चक्कर पड़ेगा आपको। 12 बज गए गुड आफ्टरनून करो, 4 बज गए गुड इवनिंग करो। आते टाइम फिर गुड नाइट नहीं कर सकते, गुड बाय नहीं कर सकते, करें तो क्या करें। नमस्कार आते टाइम जाते टाइम। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि नमस्कार ही सबसे अच्छा अभिवादन है। हर एक को आपने नमस्कार, स्माइल विद रेस्पेक्ट, इज्जत दे रहे हैं आप उनको। ज़्यादा नहीं हंसना है, मुस्कुराना नहीं है ज़्यादा, पर मुस्कुराहट से ही नमस्कार करेंगे ना, जिसमें आपकी उन लोगों के प्रति रेस्पेक्ट झलकती हो। वो गुरु हैं हमारे।
Treat all the members of PSC as your gurus. डरो मत उनसे, कोई उनमें नरभक्षी नहीं है। कोई वहां पर आपको डाउन करने के लिए नहीं बैठा हुआ। उनको कहा जाता है कि आप प्लीज मेक योर कैंडिडेट फील कंफर्टेबल, तो आपको कंफर्टेबल बनाएंगे। चेयरमैन आपको बैठने के लिए कहेगा हैव ए सीट, तो आप कुर्सी के बाईं तरफ से बैठिए। और जब आप बैठें तो ऐसे बिल्कुल नहीं बैठना, ना गर्ल्स को ना बॉयज़ को। बॉयज़ ऐसे बैठें, गर्ल्स ऐसे बैठें। गर्ल्स की टांगें एक दूसरे के पास इस तरह से, दोनों पैर ज़मीन पे रहने चाहिए। ऐसा तो बैठना ही नहीं है अपने को। गर्ल्स ऐसे और बॉयज़ ऐसे। वैसे बॉयज़ भी ऐसे बैठ सकते हैं। हाथ कहाँ रखेंगे? थाइस पर। यूँ नहीं रखेंगे, टेबल पे नहीं रखेंगे। और बोलते समय आपका हाथ ऊपर चेहरे तक नहीं आना चाहिए। ज़्यादा हाथों को यूज़ नहीं करना चाहिए। आदत बनती, कई लोग हाथ ज़्यादा घूमते हैं, उनके डांसर्स के खासकर, तो आप कंट्रोल करिए। मॉक इंटरव्यू में ये भी देखना चाहिए। फेस प्लेजेंट रखिए। इंटरव्यू ख़राब भी चल रहा हो मेरा थोड़ी देर के लिए मान लो, तो चेहरे पर मेरी चिंता की रेखाएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले जा ही नहीं रहे इंटरव्यू में। योर गॉड इज गोइंग विद यू एंड ही इज देयर टू हेल्प यू। वैसे भी हम अकेले कभी हैं ही नहीं। वी आर नेवर अलोन इन लाइफ, एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट solace and consolation we have. कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्ट्रेस इंटरव्यू करा देते हैं वो, देखने के लिए कि आप में कितना ज़्यादा परेशानियों को और तनाव को सहने की शक्ति है। क्योंकि यदि आप प्रशासन में हैं तो बहुत परेशानियां आएंगी हर तरह की, आप उनका सामना कैसे करेंगे? नहीं तो आई कांटेक्ट रखें। जो सवाल पूछता है उसकी आंख में आंख मिलाएं, नीचे के यूँ करके जवाब नहीं देना है, या सवाल इन्होंने पूछा है तो मैं उसके देख के बोल रहा हूँ। नो, जो सवाल पूछ रहा है उसकी ओर देख के जवाब देना है। चेयरमैन की ओर नहीं देखना। चेयरमैन पूछे चेयरमैन की ओर और मेंबर पूछे मेंबर की ओर। ऐसा रखो बैठोगे तो। ये नहीं कि तो 4 लोग बैठते हैं, कुर्सी हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा बैठें तो ऐसे नहीं बैठना है और ऐसे भी नहीं बैठना है, स्ट्रेट नेचुरल बैठना है। आर्मी की तरह से नहीं बैठना, आर्मी मैन की तरह से नेचुरल बैठो। झुके नहीं होने चाहिए कि झुके हुए हैं ऐसे, दैट लुक्स बैड। आई कांटेक्ट रखें। अब वो आपका बायोडाटा पूछेंगे, करते रहेंगे। अच्छा आपने MA साइकोलॉजी में किया? यस सर। अच्छा 2014 में किया? यस सर। अच्छा उसके बाद आप क्या कर रही हैं? सर मैं बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ 2 साल से। ओके ओके फाइन। जानते हैं वो खुद भी नहीं आए बेचारे फर्स्ट शॉट में, तो इंटरव्यू पूछ रहे हैं सवाल, वो भी पहली जरूरी है फर्स्ट शॉट में आ गए हो, तो बुरा मानना ही नहीं है कि तैयारी आप कर रहे थे। और डोंट हाइड एनीथिंग। यहाँ प्रॉब्लम आती है, कई लोग ऐसे आते हैं जो कि बहुत चांसेस के बाद आते हैं, नहीं होता है। एक बार UPSC में IAS के इंटरव्यू में जब मैं बैठा हुआ था बोर्ड के मेंबर के रूप में, तो विश्वास नहीं करेंगे आप जो बोलने जा रहा हूँ, एक शेड्यूल कास्ट का लड़का 9वें चांस में आया था, 9th लास्ट चांस, और बहुत अच्छा इंटरव्यू उसका, हमने जम के नंबर दिए उसको, किस्मत से रह गया वो 8 चांस में। ही डिजर्व। और मुझे लगता है वो हो भी गया होगा, मैं तो क्या पता क्या हुआ बाद में, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ मत बोलना, सच बोलना, छुपा नहीं सकते आप। कई बच्चे लगातार एक ही चीज़ में करते रहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी बार बार करते रहते हैं, या RAS की तैयारी करते हैं, या IAS की तैयारी करते हैं, कई बार नहीं होता। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ 4-4 साल 5-5 साल से बेचारे रह गए। मैं कहता हूँ देखो 2 गोल्स होने चाहिए, एक तो IAS RAS ठीक है, एक सेकंड भी होना चाहिए कि टीचर बनना है, या बैंक ऑफिसर बनना है, या इंश्योरेंस में जाना है, या कुछ करना है। सेकंड भी करियर ऑप्शन होनी चाहिए, इसको बैकअप
ऑप्शन कहते हैं, पर हम लोग नहीं रखते। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और गैप के बारे में पूछेंगे, तो आप 4 बार में भी नहीं आई क्या? अब देखिए 4 बार में भी नहीं आ पाई क्या आप? इसे कई जवाब हो सकते हैं। यस सर, मेरा दुर्भाग्य रहा। पता नहीं साहब पीएस वाले देखते क्या हैं जो मुझे नहीं लिया अब तक। ऐसा मत कह देना कि सर मैं यही कह सकती हूँ कि मुझ में कोई कमी रही होगी। डेस्टिनी की बात भी नहीं करनी है उनसे। सर हो सकता है मुझ में ही कोई कमी रही होगी। कितनी ह्यूमिलिटी आ जाती है, विनम्रता का प्रतिरूप है वो ये व्यक्ति कि मुझ में ही कमी रही होगी। फिर एम्पैथी पैदा हो जाती है मेंबर्स की आपके प्रति। डेस्टिनी की बात करने में हर्ज नहीं है, किंतु इसका मतलब यह है कि आप कॉम्पिटेंट थे और भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। अहंकार झलकता है। सत्य तो यही है, पर कह नहीं सकते। इसलिए आप ये कहिएगा कि शायद मेरी कोई गलती रही होगी। अब भी आप क्या लगता है अभी आपको? सर ईश्वरी कृपा रही। मैंने मेहनत बहुत की है सर इस बार, ईश्वरी कृपा रही। फिर आप बातें कर रहे हैं। ईश्वरी कृपा रही तो इस बार मैं सफल रहूंगी। कॉन्फिडेंस दिखाओ। सर इस बार मेरे रिटर्न अच्छे हुए हैं। उनके पास रिटर्न मार्क्स नहीं है आपके, मेरे अच्छे हुए हैं और आई थिंक गॉड विल बी काइंड टू मी। कह दो सर आपकी मेहरबानी हो जाए तो इस बार हो जाऊंगी ना। बिल्कुल नहीं। फिर वो आपसे हॉबीज, अच्छा एक मज़ेदार बात है, अच्छा अपने बारे में बताओ। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने लिखा हुआ है ना फॉर्म में, वो बोलना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम अर्चना पारीक है, मैंने सर सेकेंडरी इस स्कूल से किया, हायर सेकेंडरी यहाँ से किया, फिर मैंने बीए महारानी कॉलेज से किया, फिर मैंने एमए वहाँ से किया, अब मैं तैयारी कर रही हूँ आरएएस की। अरे ये तो आपका लिखा हुआ है सब उसमें। साहब मैं फागी की हूँ, फुलेरा की हूँ, हमारे पिताजी व्यापारी थे, बड़ा व्यापार। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। जो पहले से लिखा हुआ है उस पर क्या बोलना है? कुछ और बताओ ना। कि सर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट पेंटिंग में रहा है, पढ़ने में रहा है, और मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। या कोई अपने बारे में कोई अच्छी बात बताओ, एक दो ही काफ़ी होता है। पर मैंने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की और वो सब कुछ उनको पता है ना सामने। अपना नाम बता रहे हैं कई लोग, अभी नाम लिखा हुआ है। आई एम सुरेंद्र गुप्ता एंड सर आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम दिस कॉलेज एंड दिस एंड दैट। वाई सर मैं 2 बातें अपने बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे सीवी के परफॉर्म में नहीं है। वो ये कि सर के आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स ऑन फिलॉसफी। या सर मुझे इन दिनों में प्राणायाम और ध्यान पर काफ़ी अधिक मुझे आकर्षण हुआ है। कह दीजिए जो भी कहना है, या अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा रिपीट कर दो पुराने सीवी से ही, अच्छी अच्छी 2-1 बातें बता दो। बट डोंट ट्राई टू गिव डिटेल्स विच आर ऑलरेडी विद द बोर्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉबीज़ कौन सी होती हैं? हॉबीज़ और इंटरेस्ट में फ़र्क देख लो। हॉबीज़ में कुछ करना पड़ता है, इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना पड़ता। इंटरेस्ट लेने के अलावा इंटरेस्ट कैसे है? रीडिंग इज़ एन इंटरेस्ट, ऑल्सो ए हॉबी। Listening to music is an interest, not a hobby. Singing is a hobby. Playing guitar is a hobby. Painting is a hobby. Traveling is also a hobby. यात्रा करना भी. Writing is a hobby. And teaching children, फ्री पढ़ाते हैं। कई लोग कहते थे हम बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। अच्छी बात है, is a hobby. ठीक है। आपकी हॉबी कोई भी नहीं है मान लो। अच्छा एक बताऊँ, 15 साल की लड़की कहती है कि मेरी हॉबी कुकिंग है तो ठीक है, और 30 साल की लेडी कहती है मेरी हॉबी कुकिंग है, तो हॉबी नहीं रही, वो तो उसका काम है, वो तो उसका काम है। 10 साल की लड़की कहे मैं गुड़ियों से खेलती हूँ, हॉबी है,
30 साल की लेडी का मैं गुड़ियों से खेलती हूँ तो मेंटली रिटार्डेड है। ये फर्क तो होगा। तो मान लो मेरी कोई हॉबी रही नहीं, ज्यादातर की नहीं होती है, नहीं होती, मेरी नहीं थी। वी वर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ और संघर्ष में जीवन बीता, हॉबी को डेवलप नहीं हो पाई, बाद में हुई। बीकॉम किया उस वक्त हुई, वो मेरे एक दोस्त के कारण मुझे खींच कर डिबेट में ले गया। मैं घबरा गया कि सारा हॉल घूम रहा है। डिबेटर बना, इंग्लिश में, हिंदी में, एस्से कंपटीशन, जनरल नॉलेज, क्विज, ये वो। और माय फ्रेंड, मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अनफॉर्चुनेटली उसकी लक्ष्मीनारायण जी शर्मा नाम था, उनकी डेथ हो गई। पर मैं हर बार जब लेक्चर अच्छा देता था, कभी भी फ़ोन उदयपुर में करता था, उदयपुर रहते थे, लक्ष्मी आज मेरा लेक्चर अच्छा हो गया तेरी वजह से। मैं तो बिल्कुल बुद्धू था, क्लास में सिर्फ 2 ही शब्द बोले थे मैंने ज़िंदगी भर, यस सर, अटेंडेंस के, बस। तो नहीं है सर, कोई अवसर नहीं मिला हॉबी डेवलप करने का। सर कह दो सर कोई हॉबी डेवलप नहीं कर पाया सर, अवसर नहीं मिला, ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिला सर, ऐसी किसी से प्रेरणा नहीं मिली, किसी ने गाइड नहीं किया सर। आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा ये। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.